गाइज वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर जो कि 9 अप्रैल को आज ही के दिन हुआ है। आने वाले वर्षों में स्टूडेंट्स के लिए मॉडल पेपर का काम करेगा और किस तरह के क्वेश्चन आए थे चलिए देख लेते हैं। आज के इस पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का पेपर था दोस्तों। पूर्णांक 70 होता है हम जानते हैं, तो निर्देश सारे पढ़ते हुए चले जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं, बहुविकल्पी, अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, का खा 2 सेक्शन हैं पेपर में, ये सब आप जानते ही होंगे, सिलेबस आपने पढ़ा होगा। दृष्टिबाधित के लिए परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर खंड का में 14 तथा खंड खा में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी यही बात बताई गई है। अब चलिए देखते हैं सेक्शन ए। सबसे पहले पूछा गया है जर्मनी के एकीकरण की भूमिका किसकी थी। जर्मनी के एकीकरण, ढेर सारे क्वेश्चन इस तरह के मैंने कराए भी थे। ठीक है, ये ऑटो वन बिस्मार्क है, शायद मैंने देखा नहीं है, लेकिन इसका जो भी आंसर होगा मैं यहाँ पर पेपर दिखाऊंगा, फिर एक अलग वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन भी दूंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण पूछा गया था। इसके बाद देखते हैं क्या आया था। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। ठीक है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ। आर्थिक महामंदी कब 1929 को हुई थी। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। ये क्वेश्चन सभी आए हैं आपके क्वेश्चंस में। ठीक है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है। सब एनसीईआरटी से आपको पढ़ना होगा, तभी काम चल पाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आप देखेंगे कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया है। 2 कारण बताना है, 2 नंबर मिलेंगे। प्रजातंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पारदर्शिता। यहाँ पर देखेंगे पारदर्शिता प्रजातांत्रिक सरकार के लिए क्यों आवश्यक है, कोई 2 कारण बताइए। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे 3 नंबर का, 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों का उल्लेख कीजिए। ये यहाँ पर बताया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अथवा में मिल जाता है। अगर आप ये वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते तो फिर आप कर सकते हैं। फ्रांस की क्रांति के बारे में आया है क्वेश्चन। फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। ठीक है, जो अब की बार 10th में जाएंगे वो इस प्रकार के प्रश्नों की तैयारी करें तो भाई 90-95% आराम से ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लोकतंत्र के 3 लाभों का उल्लेख करो। लोकतंत्र की 3 विशेषताएं अक्सर पूछी जाती हैं, इस क्वेश्चन को तो आप छोड़ना ही मत किसी भी कीमत पे। अथवा में संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया, इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप नहीं कर सकते नमक आंदोलन पर तो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का अर्थ क्या है। तो महात्मा गांधी के जो भी आंदोलन थे उनको ज़रूर अच्छे से पढ़ें, वहाँ से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। अथवा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है, ये बताया गया है, ये आपको बताना है। मानचित्र संबंधी प्रश्न आप जानते ही हैं। मानचित्र संबंधी प्रश्न आपको बताना है। वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहां 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी। इसके बाद है हमारे पास कि वह स्थान जहां किसानों का सत्याग्रह आंदोलन चलाया, वह स्थान जहां पर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, दृष्टिबाधितों के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं, इनको वो सॉल्व करेंगे। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, इसका उत्तर आपको बस लिखना है। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ चलाया, उत्तर आपको देना है। जलियांवाला बाग की घटना कहाँ घटी, किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया गया। ठीक है, 1929 में कांग्रेस, मतलब उन्हीं मानचित्र प्रश्नों का बस आपको उत्तर देना पड़ेगा। सेक्शन खा यहाँ पर आप देखने को मिलता है। सेक्शन खा जो भूगोल वाला होता है पार्ट, भूगोल और अर्थशास्त्र वाला, तो सॉरी भूगोल वाला जो सेक्शन होता है वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल रहा है। पहला, निम्न में से
कौन प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो उत्तराखंड आप लगा सकते हैं क्वेश्चन आराम से इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं? कृषि क्षेत्रक किस प्रकार का क्षेत्रक है? आपको बताना है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, क्वार्टरी, मतलब प्राथमिक क्षेत्रक है, द्वितीयक है या तृतीयक है या चतुर्थक है। पढ़ा होगा अच्छे से तो आप बहुत ही अच्छा पेपर करके आए होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस पूछेगा। निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? चूना, पोटाश, फास्फोरस या क्या? एंथ्रासाइट का संबंध किस खनिज से है? एंथ्रासाइट कोयला होता है शायद, नहीं कोयला होता है। ठीक है। भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं? अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपको बताना है, जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आगे, भूमि निम्नीकरण का क्या अर्थ है? खनिज ईंधन से क्या तात्पर्य है? उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है? 3 प्रश्न यहाँ पर आपके पूछे गए हैं, 6 नंबर में 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं बतानी है। वाणिज्यिक कृषि से क्या आशय है? इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में तृतीयक क्षेत्रक का महत्व बढ़ने के कोई 3 कारण लिखिए, अथवा विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिल जाता है दोस्तों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व पर प्रकाश डालिए। 6 नंबर का प्रश्न है। नहीं कर सकते आप तो ये वाला प्रश्न करेंगे, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के किन्हीं 3 प्रकारों का वर्णन कीजिए। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी। आप 3 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करेंगे। रोजगार के संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में अंतर करना है। 6 नंबर का प्रश्न है। नहीं कर सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं, विदेश व्यापार से क्या आशय है? इसके किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। ठीक है। इसके बाद मानचित्र कार्य आ जाता है। आपको क्या बताना है? सलाल बंद इस चिन्ह द्वारा अंकित करना है। लौह अयस्क की कोई एक खान को इस चिन्ह द्वारा दिखाना है अपने मानचित्र पर। मानचित्र आपको पेपर एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। तापीय ऊर्जा का कोई एक क्षेत्र इस चिन्ह से आपको दिखाना है। महानदी इस चिन्ह से दिखाना है और पारादीप इस चिन्ह से आपको शो करना है अपने मानचित्र पर। दोस्तों ये थे मानचित्र के प्रश्न। दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स के लिए मानचित्र का कार्य नहीं होगा, उनको बस इन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। सलाल बंद किस नदी पर स्थित है? ठीक है। इसके बाद लौह अयस्क की किसी एक खान का नाम लिखिए। तापीय ऊर्जा को किसी एक केंद्र का नाम लिखिए। महानदी किस महासागर में गिरती है? पारादीप किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों पेपर था, बहुत ही अच्छा पेपर था। इसका सॉल्यूशन मैं लाऊंगा, हाई क्वालिटी भी कर दूंगा, फोटो एडिट अभी नहीं हुए हैं इसके, अच्छे से आपको दिखेगा। दोस्तों अगर यहाँ पर वीडियो आपको धुंधला दिखता है तो क्वालिटी आप बढ़ा लेना, इससे आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा, ऐसा भी कुछ बैड क्वालिटी नहीं है। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, आराम से आप लोगों ने कर लिए होंगे। कैसा हुआ आपका पेपर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और अगले पेपर के लिए क्या तैयारी है आपकी, और आने वाले 11th के 12th के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर मिलते ही रहते हैं, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा गाइज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। सो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। दोस्तों गुड लक फॉर एग्जाम्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।